नमस्कार दोस्तों, हिंदी कैंपस के पोर्टल पर डॉक्टर दीनदयाल आपका स्वागत करता है। और आज हम फिर केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी की तैयारी के लिए 90 दिन आपके साथ हैं। लगातार हमारी यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से जिस लक्ष्य से आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। उसी क्रम में आपकी सहायता के लिए 10 प्रश्न लेकर हम फिर हाजिर हैं। चलिए, जो अभी तक कमेंट आपके आए हैं वो भी मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये पहला प्रश्न मैं आपके लिए लिटरेचर का लाया हूँ, साहित्य का ये प्रश्न, जिसमें कहानी का नाम दिया है जंगल जातकम। किसकी कहानी है? अब जिसने पढ़ा है बीए लेवल पर ये कहानी लगी हुई है। नाम से ऐसा लगता है संस्कृत का नाम है, किसी संस्कृत के राइटर की होगी, हिंदी की कोई रचना नहीं, लेकिन ये हिंदी की रचना है। और समय न खराब करते हुए मैं आपको सीधा इसका उत्तर की ओर ले जा रहा हूँ। इसका उत्तर है काशीनाथ सिंह। और बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, क्योंकि ये आदिवासी विमर्श जो चल रहा है, ये उससे संबंधित कहानी है। पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, उसको लेकर ये कहानी लिखी गई है। बहुत चर्चित कहानी है। आपसे आगामी परीक्षा में ये पूछी जा सकती है, इसके लिए आप तैयार रहें। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका फिर साहित्य का है, और एक नया शब्द मैंने आपके लिए रखा है, अनलहक। क्या होता है अनलहक? एक तो ये जानना है इसकी बात किसने कही, और जिसने कही उसे फांसी दे दी गई। ऐसा क्या था इस शब्द में, किसे फांसी दे दी गई, ये हमें जानना पड़ेगा। आप जानते हैं कि गंग कवि जो है, इसको भी नूरजहां ने हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया था। क्या ये गंग हैं अनलहक की बात करने वाले? तो ये गंग नहीं है। गंग को हाथी के पांव के नीचे नूरजहां ने किसी और कारण से कुचलवाया। क्या इसका उत्तर कबीर है? अगर आपने कबीर को ठीक से पढ़ा है तो आप ये जानते हैं, सिकंदर लोधी ने कबीर को कई बार मरवाने की कोशिश की, हाथी के पांव के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, पहाड़ से गिरवाने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर लोधी की एक न चली। और कबीर एक सहज मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उन्हें फांसी नहीं दी गई थी, इसलिए कबीर भी इसके उत्तर सही नहीं होगा। घनानंद की बात करें तो घनानंद की मृत्यु भी मुग़ल शासकों के सैनिकों के द्वारा हुई थी। जब मुग़ल सैनिक घनानंद से पैसा मांग रहे थे और उन्होंने देने से मना कर दिया था, और उनके मुंह पर 3 मुट्ठी राख फेंक दी थी, इसलिए उस हिमाकत के लिए उनके हाथ काट के उनकी मृत्यु कर दी गई थी। लेकिन अनलहक की बात कहकर उन्हें फांसी नहीं दी गई थी, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। हमारा सही आंसर है मंसूर। क्यों है मंसूर सही? तो पहले अनलहक की बात करेंगे। अनलहक का मतलब वही है जो शंकराचार्य ने कहा था, क्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो सूफियों के यहाँ मंसूर ने इस रहस्य को समझा था कि ईश्वर कोई और नहीं है, हम ही ईश्वर का अंश हैं, ईश्वर अंदर है। और जिस दिन आत्मा का अंदर ही परमात्मा से मिलन हो जाता है, तब वो आत्मा पुकार उठती है, कहती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। सूफियों ने इसी शब्द के लिए अनलहक की बात की है। मंसूर ने जिस दिन ये कहा अनलहक, उस दिन सारे मुस्लिम जो धर्मावलंबी बने हुए थे कट्टर, कि ये तो खुद को अपना खुदा समझ रहा है, और उसे फांसी पर लटका दिया गया अनलहक की बात कहने पर। और यही, जबकि आत्मा परमात्मा का ये एक पूर्ण सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि का, जो शंकराचार्य कह रहे हैं, वही बात मंसूर ने कही और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं, और ये व्याकरण संबंधी आपके पास प्रश्न है। कठोर कैसा शब्द है?
अब आपने ये शब्द तो पढ़ा होगा कई बार, विलोम के रूप में आ जाता है, और कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल। लेकिन यहाँ पूछा गया है कठोर कैसा शब्द है? क्या ये आकार का बोध करा रहा है? तो ये किसी आकार का बोध नहीं करा रहा है। क्या ये किसी रंग का बोध करा रहा है? तो ये किसी रंग का बोध नहीं करा रहा है। तो क्या ये किसी का गुण बता रहा है कि वो कठोर है? तो ये उसका गुण भी नहीं है। ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। लगता कि गुण है, आप किस तरह उसका बोध करते हैं उस वस्तु का जिसको हम कहेंगे ये कठोर है। मान लो पत्थर को हमने कठोर कहा, किस आधार पर? जब हम उसका स्पर्श करते हैं, तो ये एक स्पर्श बोधक शब्द है। ध्यान रखना, गुण और स्पर्श में बहुत बच्चा उलझ जाएगा। सही उत्तर स्पर्श बोधक है। मैंने पहले भी बताया था, जैसे काला, काला रंग का बोधक है, काला गुण नहीं है। ठीक है, समझ गए? चौथे प्रश्न की ओर चलें। मेरी बात याद रहती है आपको? क्या? अरे वही कि अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो मेरे दोस्तों, और अपने प्रश्नों का मूल्यांकन भी करते रहो। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दें, ये भी मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। चलिए चौथे प्रश्न की ओर। ये लो, चौथा प्रश्न आपके सामने है। हिंदी साहित्य का अतीत। इतिहास के आपने नाम पढ़े होंगे, बहुत सारे इतिहास लिखे गए। उनमें से हिंदी साहित्य का अतीत नाम से इतिहास किसने लिखा? इतनी सहायता मैं आपकी करा दूं ये बताने के लिए कि ये जो हिंदी साहित्य का अतीत है ये 2 भागों में लिखा गया है। अब बताइए किसका है ये? तो क्या ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नहीं है, क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या ये डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का है? नहीं, इनका एक छोटा सा इतिहास है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो क्या ये डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है? सोचें, नहीं, ये इनका भी नहीं है। डॉक्टर गणपति गुप्त के इतिहास का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। सही आंसर क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अगर जिनका गलत हुआ है उन्हें एक बार हिंदी साहित्य के जितने इतिहास हैं, गारसा तासी से लेकर अब तक के सभी चर्चित इतिहासों के नाम, उनके लेखकों के नाम याद करने होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने है और इसमें क्रम से संख्या रचनाएं लगाने के लिए मैंने दी गई हैं। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, नेट में आते थे, अब पीजीटी और टीजीटी में भी आते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में इसको निकालने का तरीका भी बताया है इसका सही। ये प्रश्न देखने में मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है। क्या करना था? तो मेरे दोस्तों पहले ये जानना था कि ये जो दिया है पाहुड़ दोहा, ये किसका है? ये जी मुनि राम सिंह का है। मुनि राम सिंह। और मुनि राम सिंह कौन है? आदिकाल के अंतर्गत आपको एक कवि मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? साकेत की, तो साकेत जो है वो क्या है? साकेत एक काव्य है जो द्विवेदी युग में आपको मिलता है। और किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है, ये हमें पता है। तो 2 का पता लग गया, एक आदिकाल का काव्य है और एक द्विवेदी युग का काव्य है। अब आइए बीजक की बात करें तो आप क्या देखते हैं बीजक के लिए? बीजक जो है कबीर की रचना है और कबीर भक्तिकाल के हैं। ठीक है, और चौथी रचना है हमारे पास सरोज स्मृति। सरोज स्मृति किसकी है? निराला की है। और निराला कहाँ के हैं? आज आधुनिक कवि हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यानी हमारे पास टोटल क्या मिले? 4 कवि मिले, और चारों कवियों के चारों काल अलग अलग हैं। पाहुड़ दोहा का रचनाकार आदिकाल का है, साकेत का द्विवेदी युग का है, बीजक का भक्तिकाल का है, और सरोज स्मृति का आधुनिक काल का है। आधुनिक काल में भी
जिसे छायावाद कहें, क्योंकि साकेत भी तो आधुनिक काल में है। तो सही उत्तर क्या हुआ? आदिकाल वाला। पाहुड़ दोहा आदिकाल का है सबसे पहला, भक्तिकाल का बीजक है, और द्विवेदी युग का साकेत है, और छायावादी युग कब आता है? बाद में आता है सरोस्मृति के रूप में। तो इसका आंसर ना तीसरा है, ना दूसरा है, और ना पहला है। इसका आंसर सही क्या है? चौथा। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या आता है? चौथा, जो पाहुड़ दोहा है, फिर बीजक है, फिर साकेत है, और फिर सरोज स्मृति है। ठीक है, हमारे 10 प्रश्नों में 5 प्रश्न हो चुके हैं, अंतराल आ चुका है, और हम अंतराल नहीं लेंगे। हम लगातार आपको 10 प्रश्न देने जा रहे हैं, और आप इनसे जुड़े हुए हैं, ये आपके लाभ के लिए दिया गया है। चलिए अगला, हिंदी कैंपस की ओर से छठा प्रश्न आपके पास आ रहा है, ये कि मोही तुम एक तुम मौसम अनेक, का कछु चंदे ही चकोरन की कमी है। ये एक कवि की पंक्ति है, बताइए किसकी है अगर आपने पढ़ा हो तो। अगर आप भाषा देखें मोही, इससे पता लगता है कि ये भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा है। ये तो पता लग गई, ब्रिज भाषा है। अब ब्रिज भाषा का प्रयोग क्या विद्यापति ने किया है? नहीं। तो इसका ये आंसर यहाँ से पकड़कर भाषा से हम इसको काट देंगे कि ये आंसर सही नहीं है। सूरदास ने ब्रिज का प्रयोग किया है, घनानंद ने ब्रिज का प्रयोग किया है, और रसखान ने भी ब्रिज का प्रयोग किया है। तो विद्यापति हट गए, अब 3 बज गए। अब बताइए कि इनमें से कौन है? तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। जो कवि कह रहा है कि मेरे लिए तुम एक हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे जैसे अनेक हैं। क्या चांद को चकोरों की कमी है? यानी कोई एक व्यक्ति किसी के रूप सौंदर्य की, उसकी प्रेम के वशीभूत होकर बात कर रहा है। तो ये अगर आपने पढ़ी होगी पंक्तियाँ, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं तुरंत ही। इसका आंसर क्या सूरदास होगा? इसका आंसर सूरदास नहीं है, न रसखान है। इसका सही आंसर है घनानंद, जिन्होंने रचना लिखी है सुजान हित, और वो अपनी प्रेमिका सुजान को कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे चाहने वाले बहुत होंगे, लेकिन तुम्हें चाहने वाला मैं अकेला हूँ। तुम चांद हो और मैं चकोर हूँ। चांद एक ही होता है, चकोर बहुत होते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है घनानंद की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपके सामने है, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? और ये बता दूं कि ये प्रेमचंद की कहानी है, और आसान हो जाएगा आपके लिए। अब तो बता सकते हैं। ठाकुर का कुआं, जो दलित समस्या को लेकर लिखी गई कहानी है, क्या इसके पात्र हैं? तो आंसर हो जाएगा गलत। क्या ये पूस की रात कहानी के पात्र हैं? नहीं। पूस की रात कहानी में किसान है हल्कू, जिसकी कहानी बताई गई है। ये भी आंसर है गलत। कर्म भूमि क्यों गलत हो गया? अरे भाई, क्योंकि कहानी पूछा है, कर्म भूमि तो उपन्यास है। सही आंसर क्या है? कफन। घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र हैं। ठीक है, प्रेमचंद की कहानी हर दूसरे एग्जाम में आती है, लेकिन किस प्रकार का प्रश्न बनकर आएगी ये आपके लिए है। उसी तरह से मैंने इस क्वेश्चन को मोल्ड किया था आपके लिए। आइए अगला 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें के बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। ये व्याकरण संबंधी है, और लिंग का एक प्रश्न रखा है मैंने आपके लिए कि साला शब्द का लिंग बदलकर क्या होगा। हमारे सामाजिक संबंधों में एक साला एक संबंध है, जैसे जीजा साला कहते हैं, लेकिन लिंग की दृष्टि से साला शब्द का लिंग बदलकर क्या होगा। तो जैसे ही ये उत्तर की तरफ नज़र जाएगी तो सबसे पहला उत्तर जो दिखता है साली, अधिकतर बच्चा इस पर टिक कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि वो जानता है दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, साला साली। तो आंसर हो जाएगा गलत। जीजी लगा देगा तो जीजी किसका होता है? जीजा का होता है।
और साला जो है एक पुल्लिंग शब्द है, साड़ू भी एक पुल्लिंग शब्द है, तो ये कैसे हो सकता है लिंग बदलकर? तो आंसर क्या है इसका? सलहज। ये इसका सही आंसर है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। साड़ू जो है वो साली जो है उसका लिंग बदलकर होगा। ठीक है, साली का पति साड़ू होता है और साला की पत्नी, साले की पत्नी क्या होती है? सलहज कहलाती है। शहरों में तो ऐसे संबंधों को लोग जानते भी नहीं हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न पेपर में उलझा सकते हैं। चलिए नवा प्रश्न देखते हैं, और नवा प्रश्न अलंकार संबंधी है। रात रो रही है, इतने छोटा सा वाक्य है, रात रो रही है। इस पंक्ति में कौन से अलंकार है? कौन से का मतलब? इसका मतलब एक अलंकार नहीं है, दो अलंकार हैं। बताओ जरा ढूंढ के क्या है। तो क्या यहाँ पहला ऑप्शन जो दे रखा है विकल्प, क्या रूपक है इसमें? तो रूपक के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। रात दिख रही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, इसलिए रूपक तो है ही नहीं। अनुप्रास तो जरूर है, र और र की आवृत्ति है। जब रूपक नहीं है तो ये ऑप्शन पूरा ही गलत होगा। अब अनुप्रास है तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन क्या अन्योक्ति है? अन्योक्ति के लिए पूरा आप जानते हैं प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ होना चाहिए। वो है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये दूसरा भी आंसर हमारे लिए गलत है। क्या यहाँ उपमा है? अब आप जानते हैं उपमा के लिए सम एक वाचक शब्द होना चाहिए, है क्या? नहीं है, तो उपमा नहीं है, अनुप्रास है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि उपमा नहीं है, तो उत्तर ये भी नहीं है। चौथा उत्तर देखे, अनुप्रास तो है ही, र और र की आवृत्ति हो रही है, और जो प्रकृति है रात, उस पर मानव की क्रिया का आरोप हो रहा है। कौन सी क्रिया? रोने का। इसलिए आंसर क्या है? अनुप्रास और मानवीकरण। ठीक है, क्लियर हुआ? अंतिम प्रश्न की ओर चलें। कैसे लग रहे हैं आज के प्रश्न? बहुत जद्दोजहद करके चुनना पड़ता है। मेरे को लगता है कि ये भी चुन लूँ, ये भी चुन लूँ, फिर लगता है कि नहीं ये प्रश्न तो बच्चा जानता होगा, फिर लगता है कि नहीं उसके जाना हुआ प्रश्न देखूं लेकिन उसे दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर दूं। ये 10 प्रश्न बनाने में दोस्तों 2 घंटे से ऊपर लगते हैं कि कैसे मैं आपको नया रूप दे दूं जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाए। और इसके बदले में मैं आपसे एक ही सिर्फ चाह है कि आप इसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और करवाएं। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ये 10वां प्रश्न आपके पास है, लिंग संबंधी दूसरा प्रश्न आया है आपके पास, सन्यासी का लिंग बदलकर क्या होगा? ये शब्द अधिकतर परीक्षा में शुद्धिकरण के लिए आता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। सन्यासी कई प्रकार से लिखा रहता है और कईयों में ये अनुस्वार लगा रहेगा, इसमें कईयों में अनुस्वार नहीं होगा, आधा ना होगा, लेकिन ये शब्द पूरा सही लिखा है क्योंकि इसमें अनुस्वार भी आएगा और आधा ना भी आएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़कर गए हैं सम प्लस न्यासी, और सम प्लस न्यासी में ये म जो है कन्वर्ट हो जाता है अनुस्वार में। जब ये जुड़ेगा तो ये बनेगा सन्यासी शब्द। ठीक है, ये तो हो गया संधि का कारण। हमें तो जानना है कि इसका लिंग बदलकर क्या होगा। क्या महिला सन्यासी होगा? पहले कक्षाओं में मैं बता चुका हूँ, महिला शब्द अंग्रेजी के शब्दों में आएगा, ये गलत हो गया हमारा। तो क्या सन्यासन होगा? हैं, जैसे बंजारा का बंजारन कह देते हैं, तो आप जानते हैं बंजारा का बंजारन नहीं होता, बंजारिन होता है। तो सन्यासी का सन्यासन, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या सन्यासनी होगा? तो ये भी हमारा गलत हो जाए। अनी नाम का कोई प्रत्यय नहीं है, इनी है, सन्यासिनी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? सन्यासिनी। ध्यान रखना है, सन्यासिनी। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यशस्वी, यशस्विनी ऐसे बनता है। ठीक है, ये भी एक नया प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया था क्योंकि ये शुद्धिकरण में आता था और मैंने इसे लिंग में बदल दिया है। तो इस प्रकार 10 प्रश्न आज आपके पास आए हैं। अगले 10 प्रश्नों की तैयारी में मैं लग रहा हूँ और आप भी लग जाइए अपने काम के लिए जो मैंने आपको बताया है। क्या? ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मौज करें। और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने देखा
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।